महिलाओं और सज्जनों, आज हम उस विषय का सामना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो अक्सर हमारी रीढ़ को हिला देता है और हमारे समाज के धागे को परीक्षित करता है। सीरियल किलर के रहस्यमय और भयंकर प्रकोप का यह एक विषय है जो हमारी उत्कृष्टता को आकर्षित करता है, फिर भी हमें डर और असहजता से भर देता है। सीरियल किलर केवल काल्पनिक हॉरर कहानियों के पात्र नहीं हैं। ये वास्तविक व्यक्तियां हैं जिनके अत्याचारी कृत्यों ने अनगिनत पीड़ितों और उनके प्रियजनों के जीवनों पर निशान छोड़े हैं। वे हमारे बीच घूमते हैं। अपराध के इतिहास में कुछ कहानियां अपनी डरावनी और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध होती हैं। आज हम भारतीय प्रेडेटर चंद्रकांत झा के घातक मामले में प्रवेश करेंगे। अक्टूबर 2006 को एक रहस्यमय कॉलर ने तिहाड़ जेल प्राधिकरणों को गेट नंबर 3 पर एक मृत शव के बारे में सूचित किया, जिससे सभी को चौंका दिया गया। जांच के बाद एक टोरसो को एक टोकरी में पाया गया जिसमें एक पत्र था जो न्यायिक प्रणाली की आलोचना करता था, मुख्य रूप से प्राधिकरणों को एक संदेश देकर, मुझे पकड़ो अगर सकते हो। यह कृत्य न्यायिक प्रणाली के प्रति एक गहरी द्वेष का संकेत था और दोषी के सामने कानून प्रवर्तन में आत्मविश्वास को प्रदर्शित किया। जांच के दौरान वह कॉल पहले ट्रेस किया गया था जो पुलिस को 20 अक्टूबर को मिली और उन्हें नींद खो दिया। यह पता चला कि कॉल एक एसटीडी बूथ से आई थी। बूथ के बाहर जब चौकीदार से इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वहां केवल एक व्यक्ति आया था। अब स्केच तैयार था और पत्र से कॉलर की एक्सेंट भी पता चल गई थी जो बिहारी एक्सेंट था। जांच इस तरह आगे बढ़ रही थी जब 25 अप्रैल 2007 को फिर से पुलिस की घंटी बजी। वही आवाज, वही शांत ताना। सिग्नल सही था। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर एक और बार उसी स्थान पर AM। जांच उस प्रकार आगे बढ़ रही थी जब 25 अप्रैल 2007 को फिर से पुलिस की घंटी बजी। वही आवाज, वही संगठन रहे। संकेत सही था। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर फिर से उसी स्थान पर एक मृत शव रखा गया था। शव को इतनी कड़ी से बांधा गया था कि वहां मौजूद किसी भी पुलिस अधिकारी को इसे खोलने में सक्षम नहीं था। उस समय एक व्यक्ति ने कहा कि वह इस शव को खोल सकता है और उसने अपनी चाकू से इस शव को खोल दिया। इसका मतलब है पुलिस और इतने सारे लोग मौजूद होने के बावजूद शव का बंधन खोलने वाला व्यक्ति स्वयं ही हत्यारा था। जांच उस प्रकार आगे बढ़ रही थी जब 25 अप्रैल 2007 को फिर से पुलिस की घंटी बजी। वही आवाज, वही संगठन रहे। संकेत सही था। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर फिर से उसी स्थान पर एक मृत शव रखा गया था। शव को इतनी कड़ी से बांधा गया था कि वहां मौजूद किसी भी पुलिस अधिकारी को इसे खोलने में सक्षम नहीं था। उस समय एक व्यक्ति ने कहा कि वह इस शव को खोल सकता है और उसने अपनी चाकू से इस शव को खोल दिया। इसका मतलब है पुलिस और इतने सारे लोग मौजूद होने के बावजूद शव का बंधन खोलने वाला व्यक्ति स्वयं ही हत्यारा था। उसने भी लिखा था कि उसने 7 तो 8 सालों से हत्या की है और जब वह हत्या नहीं करता है तो उसका दिमाग खो जाता है। हत्यारे की इस बात से पता चलता है कि उसमें अधिवेशन के लक्षण हैं और डर इस बात का था कि यदि वह अधिवेशन है तो इस पैटर्न का पालन करके वह और अधिक अपराध करेगा। अब जांच के बारे में बात करें। पुलिस के बीच इस मामले का तनाव बढ़ रहा था जब उन्हें याद आया कि 1998 में एक समान मामला हुआ था जब तिहाड़ जेल के बाहर एक सिर के बिना लाश मिली थी और दूसरे शरीर। 2006 और 2007 में जब जांच चल रही थी तो पुलिस के जासूस से पता चला कि आजाद नगर में एक व्यक्ति बार बार डॉक्टर के क्लिनिक में आता था। पुलिस टीम नरेंद्र पहलवान के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी और अगले ही दिन वे डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच गए और जांच के बीच सीरियल किलर ने डॉक्टर को बुलाया अपॉइंटमेंट लेने के लिए। अगले ही दिन डॉक्टर से पूछने के बाद पता चला कि उस व्यक्ति का नाम चंद्रकांत झा था और चंद्रकांत के 5 बेटियां थीं जिनका प्रसव उसी अस्पताल में हुआ था, उसी डॉक्टर के हाथों से। डॉक्टर से पता चला कि चंद्रकांत डॉक्टर के भाई बहन को मारने की कोशिश कर रहा था।
इस दिशा में अपना जांच प्रोसेस करते हुए पुलिस ने डॉक्टर के भाई बहन से सवाल किए और वहां से पता चला कि चंद्रकांत के पास एक मोटर कार। इस छोटी सी जानकारी के आधार पर पुलिस चंद्रकांत के घर पहुंच गई और कुछ घंटों के भीतर शहर का सबसे खतरनाक सीरियल किलर हैंडकफ्ड और पुलिस हिरासत में था। यह एक सीरियल किलर चंद्रकांत झा था। 2006 और 2007 में तिहाड़ जेल के आसपास सिरकटे शव मिलने के बाद डर फैल गया था। हत्यारा फोन पर पुलिस को धमकियां देने लगा था। उसी गलती की कीमत चंद्रकांत भुगतने लगा और उसे पकड़ लिया गया। अब पुलिस के सभी प्रश्नों और रहस्यों का उत्तर उनके सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर न तो कोई डर था और न ही कोई तनाव। अब चंद्रकांत सब कुछ बताने के लिए तैयार था, बस पुलिस को धमकाने या पीटने नहीं चाहिए थे। उसने अपना नाम चंद्रकांत झा बताया। वह दिल्ली में अपनी 5 बेटियों के साथ रहता था, लेकिन अपने सीरियल किलर पेशे को गंभीरता से लेते हुए वह हैदरपुर में बस गया। भारतीय प्रशासन संस्थान के अनुसार एक साल में लगभग 442 करोड़ लोग बिहार से बेरोजगारी के कारण विभिन्न शहरों में प्रवास करते हैं। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में इन सभी प्रवासियों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरियां मिलती है और छोटे बड़े वातावरण में 7-8 लोग साथ रहते हैं। क्योंकि वे सभी विभिन्न राज्यों से आते हैं, उन्हें कई प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। चंद्रकांत झा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें दिल्ली आना था और पहले वे सब्जी विक्रेता के रूप में काम करना शुरू किया, जहां वे सब्जियों के थैले उठाते और ट्रकों पर लोड और अनलोड करते थे। सब कुछ चंद्रकांत के लिए सहज था, जब तक कि एक हिंसक रात को चंद्रकांत ने एक गुंडे के खिलाफ आवाज उठाई नहीं, क्योंकि वह एक निर्दोष व्यक्ति को मार रहा था। लेकिन अपनी आवाज उठाने पर उस गुंडे ने चंद्रकांत को मार दिया और चंद्रकांत ने लगभग मौत की पूंजी चूमी। उसने अपने आप को इकट्ठा किया, निकटतम अस्पताल में भर्ती करवाया और अपना सबक सीखा। उसने जान लिया कि शक्ति वाले होना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा उस विदेशी जैसे कि वह रात के जैसा खतरनाक हो जाएगा। ठीक होने के बाद चंद्रकांत ने मार्शल आर्ट्स सीखी। उस रात जब स्थानीय गुंडा ने उसके साथ यह किया था, उसी रात उसके अर्धमृत्यु अवस्था में उसने निर्धारित किया था कि आगे जाकर वह किसी को अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी नहीं करने देगा। जहां चंद्रकांत काम करता था, वहां भी उसका एक हिंसक इतिहास था, उसके कारीगर संघ के संगठन नेता के साथ। वहां के संघ नेताओं ने श्रमिकों से निश्चित राशि लेते थे, जो चंद्रकांत को बेकार समझते थे, क्योंकि यह उसकी कड़ी मेहनत की कमाई थी। एक दिन चंद्रकांत ने संघ नेता को पैसे न देने का निर्णय किया, क्योंकि इस वजह से उनके बीच झगड़ा हो गया, जिसके कारण वहां के संघ नेता के हाथ में चोट आई और चंद्रकांत को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में चंद्रकांत की पत्नी भी गिरफ्तार की गई, जिसका कुछ लेना देना नहीं था, और जेल में चंद्रकांत के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। कभी उसे नंगा किया गया और कभी उसे कम खाना दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद पंडित, जो संघ नेता था, चंद्रकांत ने उसे पहला लक्ष्य बनाया और 1998 में जिस शव को तिहाड़ जेल के बाहर पाया गया था, वह संघ नेता का था। इसी तरह उस तरीके का आरंभ हुआ। 2003 में चंद्रकांत ने 2 लोगों शेखर और उमेश को मार डाला और फिर 2006 और 2007 में उसने उस पैटर्न को जारी रखा। आज तक पुलिस को इन 3 हत्याओं का कोई सबूत नहीं मिला था। पुलिस को हाल की हत्या के सबूत मिले जब चंद्रकांत ने उन्हें बताया कि वह मृत शवों के सिर यमुना नदी में डाल दिए हैं। उसके अनुसार वह सभी इन लोगों को सजा दे रहा था और उनके पापों को धोने के लिए उसने उनके सिर यमुना नदी में डाल दिए थे। चंद्रकांत झा बिहार के घोसाई गांव में रहता था और वहां के लोग उसके हिंसक स्वभाव से बहुत डरते थे।